नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 45 से 51 तक अध्ययन करेंगे। मित्रों, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत व्यवस्था डीपीएसपी व्यवस्था भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 की गई है। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है। भाग 4 में इनको सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, यह वाद योग्य नहीं है। आज इसमें हमें आर्टिकल 45 का अध्ययन करना है। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 कहा गया है छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए, छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए तथा 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था। अर्थात जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए और शिक्षा के लिए व्यवस्था राज्य करेगा। और कैसी व्यवस्था करेगा? तो राज्य शिशुओं की देखभाल के लिए तथा उनकी शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, किंडरगार्टन स्कूल खोले जाते हैं। आंगनवाड़ी, बालवाड़ी और किंडरगार्टन स्कूल खोले जाते हैं। ये राज्य के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये छोटे बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यवस्था है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों की देखभाल के लिए क्या किया जाए? इनमें शिक्षा के साथ पोषण युक्त तो आहार दिया जाता है। इन आंगनवाड़ी, बालवाड़ी क्या होता है? बच्चों की देखभाल के लिए पोषण युक्त तो आहार भी दिया जाता है। पहले अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। पहले क्या था? अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन 86 अमेंडमेंट द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे 21A में प्रतिस्थापित कर दिया गया और अब इसे मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 45 में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था थी उसे अनुच्छेद 21A में स्थापित करके बना दिया गया। और आर्टिकल 45 में क्या प्रावधान कर दिया गया? इसमें कर दिया गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की देखभाल करने और 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। ठीक है मित्रों, वर्तमान देखा जाए जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए मूल अधिकार बना दिया गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले ये आर्टिकल 45 में था। अब राजस्थान आंगनवाड़ी और बालवाड़ी चलाती है, ये आर्टिकल 45 से संबंधित है। इसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उनको पोषण युक्त तो आहार दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 46 क्या है? अनुच्छेद 46 में कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों में वृद्धि। राज्य प्रावधान करेगा SC, ST और अन्य दुर्बल वर्ग उनको शिक्षा में कैसे प्रमोट किया जाए, उनके आर्थिक हितों की कैसे समृद्धि की जाए, इसके लिए राज्य फीस कम कर सकता है या उनको उद्योग व्यापार में कुछ छूट दे सकता है। इस तरह देखा जाए मित्रों, राज्य इन पिछड़े वर्गों के मुख्य धारा लाने के लिए राज्य क्या करेगा? राज्य इन पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा में फीस कम कर सकता है या फीस माफ कर सकता है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। जैसे उनको भूमि आवंटित करना, आवासीय भूमि आवंटित करना, विभिन्न योजना में लाभ पहुंचाना और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फीस माफ कर देना, स्कॉलरशिप देना, ये आर्टिकल 46 से संबंधित है। इस तरह से अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा हित और आर्थिक हितों का संबंध कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या है? आर्टिकल 47 कहा गया है पोषाहार स्तर, अर्थात पोषण युक्त आहार जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए राज्य का कर्तव्य है। स्टूडेंट्स, भारत में कुपोषण की गंभीर समस्या पाई जाती है। भारत में कुपोषण की गंभीर समस्या पाई जाती है। भारत में विश्व में सबसे ज्यादा एनीमिया की समस्या पाई जाती है। एनीमिया के शिकार विश्व में सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। हेल्थ सिस्टम देखा जाए, स्वास्थ्य सिस्टम भी भारत का अच्छा नहीं है। इस तरह से राज्य को कर्तव्य सौंपा गया है कि पोषाहार स्तर दे, जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाए और लोक स्वास्थ्य की सुविधाएं
उपलब्ध बनाए। इस तरह से ये उपलब्धि कौन करेगा? राज्य के द्वारा कार्य किया जाएगा कि पोषण स्तर दिया जाए लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए राज्य सरकारें या भारत सरकार या स्थानीय निकाय ये अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पोषण युक्त शुद्ध खाद्य पदार्थ देने का प्रयास करेंगे। इनको पोषण युक्त आहार देना है, क्योंकि एनीमिया की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, इससे कैसे निजात पाई जा सके। नशीले पदार्थ, जो नशीले पदार्थ हैं ये स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। शराब को प्रतिबंधित कर सकता है, क्योंकि नशीले पदार्थ स्वास्थ्य मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। गौतम बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी ने इनको कोई स्थान दिया था। गौतम बुद्ध ने सुरा मेरे मज्ज इस तरह से नशा का प्रतिषेध किया था। बिहार राज्य में और गुजरात राज्य में शराब पर बैन कर दिया गया है। इस तरह से कहीं ना कहीं आर्टिकल 47 का इम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक आवश्यक घटक है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से मित्रों देखा जाए कि आज भी भारत में इसको रोकने कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है। गुजरात और बिहार में इनको रोकने का प्रयास किया गया है, क्योंकि लोग स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। साथ ही इससे जन धन की भी हानि होती है। शराब से जन धन की हानि होती है। इस तरह से राज्य क्या करेगा? पोषण स्तर प्रदान करेगा और जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 47। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन। मित्रों भारत एक विशाल देश है, इसकी आबादी लगभग 140 करोड़ है। इतनी विशाल आबादी को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करना राज्य का कर्तव्य है। इसलिए प्रावधान किया गया है राज्य कृषि और पशुपालन को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करेगा। और अनाज या दूध की उपलब्धि किस पर निर्भर करती है? कृषि पर। कृषि और पशुपालन से अनाज प्राप्त होता है और दूध प्राप्त होता है, अन्य उत्पाद भी इनसे प्राप्त होते हैं। इसलिए राज्य क्या करेगा? राज्य इनको प्रोत्साहित करेगा, जैसे गौवंश का संरक्षण कर सकता है, क्योंकि इनसे दूध प्राप्त होता है। वर्तमान बीफ पार्टी और गौ संरक्षण का चर्चित विषय इसी अनुच्छेद से संबंधित है। क्या होता है? बीफ पार्टी और गौ संरक्षण, मॉब लीचिंग, ये ऐसा चर्चित विषय रहते हैं। ये मित्रों आर्टिकल 48 से संबंधित है, अनुच्छेद 48 से संबंधित है। इसमें कृषि और पशुपालन संगठन की व्यवस्था की गई है। राज्य व्यवस्था करेगा कि कृषि और पशुपालन संगठन को प्रोत्साहन दिया जा सके, क्योंकि इससे अनाज और दूध प्राप्त होता है। इस तरह से 140 करोड़ आबादी के लिए कृषि और पशुपालन से भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 48A 48A में क्या है? 48A में है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण। राज्य क्या करेगा? राज्य पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। मित्रों 42 अमेंडमेंट द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह अंत स्थापित किया गया था और पर्यावरण और वन संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इस तरह से पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया और अनुच्छेद 48A खंड जोड़ा गया, 48 खंड ए जोड़ा गया है। इस तरह से पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण किया गया है। ठीक है मित्रों, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण किया गया 48A के तहत। अब देखेंगे इसके लिए कुछ अधिनियम बनाए, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में ये अधिनियम बनाया गया था। जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे की जा सके, वन संरक्षण 1980 बनाया। पेड़ पौधों की कैसे रक्षा की जाए, पर्यावरण संरक्षण 1986 में पारित किया गया था अधिनियम। जैव विविधता 2002 में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में। इस तरह से स्टूडेंट देखा जाए तो ये अधिनियम पारित किए गए हैं, पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े अधिनियम हैं। ठीक है मित्रों, ये पर्यावरण से जुड़े अधिनियम हैं, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों से जुड़े अधिनियम हैं, वन जीव संरक्षण, वन संरक्षण, जैव विविधता इत्यादि। इस तरह से आर्टिकल 48 हमारे पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। ये क्या है?
देखेंगे अनुच्छेद 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का, स्थानों का और वस्तुओं संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं संरक्षण किया जाता है। ये राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, राष्ट्रीय जो विरासत है, नेशनल हेरिटेज है, उसका प्रोटेक्शन का कार्य करता है, जिसमें आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले। इस संबंध में सारनाथ में क्या है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम धम्म उपदेश दिया था। तंजौर तमिलनाडु, यहाँ राजराजेश्वर मंदिर है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। अजंता एलोरा गुफा ये महाराष्ट्र में। फतेहपुर सीकरी के स्मारक और आगरा के स्मारक का संरक्षण राज्य करता है। आगरा में ताजमहल, लाल किला है, इनका संरक्षण राज्य करता है, क्योंकि इनसे राष्ट्रीय विरासत से हमें एक तो अर्निंग प्राप्त होती है, दूसरी को प्रेरणा प्राप्त होती है। इस तरह से अजंता और एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है। इन विरासतों की संरक्षण करना, इनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 50 देखा है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है, इनके बीच में क्या किया जाए, न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया जाए, क्योंकि न्यायपालिका तभी संविधान की रक्षा व्याख्या कर पाएगी। इस तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या किया गया है, ये शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका कार्य के विभिन्न नीतियों, योजनाओं और संविधानों को लागू करना, और न्यायपालिका इनकी व्याख्या करती है। यह लागू नहीं होती है तो उनको लागू करवाती है। इस तरह से स्टूडेंट्स, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली अपनाई गई है। भारत में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली है। इसे कार्यपालिका की शक्ति से पृथक रखा गया है, अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका अलग कार्य करती है। और कार्यपालिका की भिन्न नीतियां, योजनाएं, जो कार्यपालिका की नीतियां योजना होती हैं उनको बनाती है, न्यायपालिका इसको लागू करवाती है और संविधान का निर्वचन करती है, और इसकी न्यायपालिका इसकी व्याख्या भी करती है। इस तरह से संविधान का निर्वचन और व्याख्या कौन करती है, इसकी न्यायपालिका करती है। नीतियां योजनाओं का कार्य है कार्यपालिका का, संविधान व्याख्या न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये न्यायपालिका है। भारत में स्वतंत्र है न्यायपालिका। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 50, इसमें क्या है, अनुच्छेद 51 कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अभिवृत्ति। राज्य क्या करेगा, भारत प्राचीन काल से ही क्या है, भारत प्राचीन काल से बंधुता और शांति का पक्षधर रहा है। प्राचीन काल से भारत ने शांति का उपदेश दिया है। अक्रूरता और अहिंसा जनमानस में निवास करती है, यह अहिंसा को स्वीकार नहीं किया जाता है। भारत ने अपनी विदेश नीति में शामिल किया है। पंचशील समझौता और गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति में शामिल है। पंचशील समझौता और गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति में शामिल है। ये क्या है, ये बंधुता शांति व्यवस्था का ही प्रतीक होते हैं। इसी तरह से वसुधैव कुटुंबकम ये भारत की विदेश नीति में शामिल होता है। लेकिन भारत ने विदेश नीति में अनुच्छेद 253 के तहत विधि निर्माण करता है। भारत की विदेश नीति अनुच्छेद 253 के तहत निर्धारित होती है। इसके तहत कानून बनाता है, विभिन्न देशों के साथ समझौता करता है, भूमि समझौता करता है। इस तरह से भारत में विदेश नीति है स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति है। भारत में पंचशील सिद्धांत और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई है, और भारत विश्व में क्या करेगा, शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेगा। भारत विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की नीति पालन करेगा, पंचशील समझौता गुट निरपेक्षता पालन करेगा, और शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेगा, भाईचारा रखने का प्रयास करेगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।